नई यूनिट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये एक पूरा यूनिट है बेसिकली। तो इसमें दो पोर्शंस हैं, एक पोर्शन का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और दूसरे पोर्शन का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो पहले हम मतलब जो हम कुछ स्टडी करेंगे पहले पोर्शन की वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज ये शब्द आपने सुन रखा है? फॉरेन एक्सचेंज क्या है मतलब? नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा। हाँ, तो जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे लिए जितनी भी दूसरे देशों की करेंसियाँ हैं, मतलब ऑल द करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, हम उसको क्या बोल देंगे? फॉरेन एक्सचेंज बोल देंगे। तो ये मतलब है, तो हमारे लिए जितनी भी दूसरी करेंसियाँ हैं वो सब फॉरेन एक्सचेंज है ना। लेकिन हम इस चैप्टर में यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए और सिंपल समझने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को अब सिर्फ डॉलर बोलेंगे, या आप लिखेंगे, आप समझेंगे, ताकि उससे क्या थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज वर्ड बार बार बोलना थोड़ा बड़ा लगता है, भयानक सा भी हो जाता है। तो अब हम क्या बोल देंगे? फॉरेन एक्सचेंज को डॉलर बोल देंगे। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। वैसे फॉरेन एक्सचेंज मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब इसी तरह एक टर्म आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो रेट किसे बोलते हैं? दाम। हाँ, किसी चीज़ का मोल, किसी चीज़ का भाव को रेट बोलते हैं। जैसे ये पेन है, तो मैंने कहा इस पेन का रेट क्या? तो आपने कहा 10 रुपये। मैंने कहा कि ये मान लो बॉटल, कि इस बॉटल का रेट क्या? तो आपने कहा 100 रुपये। तो ऐसे ही अगर मैं आपके सामने एक डॉलर ले आऊँ, मान लो ये डॉलर है, लेट से ये, मैंने बोला इस डॉलर का रेट क्या? तो आप कहोगे सर डॉलर का रेट 80 रुपये। तो जैसे हर चीज़ का एक रेट होता है, तो ऐसे ही डॉलर का भी क्या होता है? रेट होता है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है, आप अंडरलाइन कर सकते हो या मार्क कर लो, पहला पॉइंट जो है वो 1 नंबर में कभी कभी लिख सकते हैं हम। डेफिनेशन अगर पूछता है कि क्या है, तो इट रिफर्स टू द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज्ड विद करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। तो मैं अगर किसी को 85 रुपये दूंगा, या सिंप्लिसिटी के लिए समझ लो, मैं अगर किसी को 100 रुपये दूंगा तो बदले में उससे $1 ले भी लूँगा। तो इसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, कि किस रेट पर एक करेंसी दूसरे करेंसी में एक्सचेंज हो रही है। इसी को इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को घर में प्यार से मम्मी इस नाम से भी बुलाती हैं, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। अब हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों, इस चैप्टर की भी आवश्यकता क्यों, या मतलब ये डॉलर की हमें क्या ज़रूरत, हम तो इंडिया में बैठे हैं। लेकिन एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। लेट से आपने यूएस से कोई सामान मंगवाया, इंपोर्ट करवाए गुड्स यूएस से, तो जो आदमी यूएस के अंदर बैठा हुआ है, आप उसको अगर अपना रुपए का नोट दोगे तो वो तो कहेगा मेरे लिए बेकार है, उसको तो क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। तो आपको अपने रुपीज़ को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डॉलर्स में, और फिर वो डॉलर्स में कन्वर्ट होकर यूएस में दिए जाएंगे। तो इसीलिए मतलब चैप्टर का थोड़ा सा रेलिवेंस बन जाता है प्रैक्टिकली भी, कि एक करेंसी दूसरे करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3। तो वो हम सीखेंगे 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में। पहला जो होता है टाइप, उसको बोलते हैं फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, या इसको घर में पेग्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तीसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो हम तीनों के बारे में पहले 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा समझते रहते हैं, लिखते रहते हैं कुछ कुछ बातें, फिर आएंगे साथ में। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो सबसे पहला टाइप है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके बारे में पहले आप लिख लो मेरे साथ, फिर थोड़ा सा समझाता हूँ। तो फर्स्ट एरो डाल के लिखना आप इसमें, इट रिफर्स टू अ सिस्टम, it refers to a system
in which exchange rate for a currency is fixed by government, is fixed by गवर्नमेंट। फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट वर्ड को आप ब्लॉक कर लेना। सेकेंड पॉइंट, इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स स्पेक्यूलेशन एंड प्रिवेंट्स स्पेक्यूलेशन। इसमें आप स्टेबिलिटी को अंडरलाइन कर लेना और प्रिवेंट्स स्पेक्यूलेशन को। थर्ड, गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स of foreign currency to establish stability of foreign exchange rate, to establish stability of foreign exchange rate। इसमें आप अंडरलाइन कर लेना मेंटेन लार्ज रिजर्व्स को। तो गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी टू एस्टैब्लिश स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद सेकंड भी लिख लो, फिर एक साथ समझाता हूँ। सेकंड है फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें लिखना फर्स्ट एरो डाल के, it refers to a system in which exchange rate is determined by market forces of demand and supply of foreign exchange। इसमें आप अंडरलाइन कर लेना डिमांड एंड सप्लाई वर्ड को। सेकेंड एरो डाल के, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें आप नो गवर्नमेंट को अंडरलाइन कर लेना। और थर्ड एरो डाल के, इट लीड्स टू स्पेक्यूलेशन एंड डज नॉट इंश्योर स्टेबिलिटी। इट लीड्स टू स्पेक्यूलेशन, उसको अंडरलाइन कर लेना, एंड डज नॉट इंश्योर स्टेबिलिटी। तो ये हो गया फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की स्टोरी। और तीसरे का भी लिख लेना, आखिरी का, जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसमें लिखना है, इट रिफर्स टू अ सिस्टम in which foreign exchange rate is determined by market forces of demand and supply। डिमांड एंड सप्लाई को आप अंडरलाइन कर लेना। बट
सेंट्रल बैंक influences the exchange rate through its intervention. Full stop. This system is also known as dirty floating. डर्टी फ्लोटिंग को भी आप अंडरलाइन कर लेना। तो 3 तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। एक हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक हो गया मैनेज्ड फ्लोटिंग, या जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो आप, है ना। तो 3 तरह के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट के सिस्टम्स होते हैं। चलो लिख लिया पहले, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं लिखना, बस अब आप सुनते रहना। कुछ जो टर्म्स आ रहे हैं, कहानियाँ हैं, वो सब समझा देता हूँ जितनी आपके लिए रेलिवेंट है। कुछ चीज़ें नहीं समझाई जाएंगी जो इररेलिवेंट भी हैं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो आज से बहुत साल पहले, कई वर्षों पहले पुरानी बात है कि हमारी भारत की जो सरकार है वो डिसाइड कर देती थी, वो कह देती थी, ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई मान लो $1 = 10 रुपये। ठीक है, ये कौन फिक्स करता था? सरकार कहती थी कि हमने ये रेट फिक्स कर दिया है कि $1 कितने रुपए का मिलेगा? 10 रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो इस सिस्टम को कहते थे फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम में फ़ायदा ये होता था कि जैसे सरकार ने जब रेट फिक्स करा तो 6 महीने या 10 महीने या 1 साल समझ लो, ऐसे बोल रहा हूँ, 1 साल तक रेट यही रहता था सेम, कि $1 कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो इससे क्या होता था? इससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी रहती थी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि आज आप सुबह उठे सो के और आप गए बाज़ार तो वो कह रहे जी $1 तो 15 रुपए का, परसों गए वो कह रहे जी $1 तो 20 रुपए का, तो थोड़ी मतलब टेंशन है या कुछ भी है, मतलब स्टेबिलिटी तो नहीं है। तो इस सिस्टम में स्टेबिलिटी बहुत होती थी, है ना। और इस सिस्टम में स्टेबिलिटी होने की वजह से इस सिस्टम में कभी भी स्पेक्यूलेशन नहीं होता था। अब बच्चा कहता है सर स्पेक्यूलेशन, ये किस चिड़िया का नाम है? तो स्पेक्यूलेशन को अब थोड़ा थोड़ा अगर आपने शेयर बाज़ार कभी देखा सुना है अपने जीवन काल में, उससे लिंक कर लो अभी के लिए। शेयर बाज़ार में आप देखते होंगे कि शेयर मार्केट आपने अगर सुना है, बिजनेस स्टडीज़ में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी है शायद आपका, तो उसमें किसी भी कंपनी के जो शेयर होते हैं उसके प्राइजेज़ अगर आप रोज़ देखेंगे तो कम ज़्यादा होते रहते हैं रोज़, है ना, रोज़ कम ज़्यादा होते रहते हैं। कभी 200 रुपये है तो कभी 205 रुपये है, कभी 201 रुपये है, कभी 195 रुपये, है ना, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब किसी चीज़ के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं तो उसमें लोग सट्टे लगाते हैं, मतलब सट्टा मतलब जुआ खेलते हैं। जुआ किस प्रकार से खेलने की कोशिश करते हैं कि यार सस्ता होगा तो ख़रीद लेंगे, महंगा होगा तो बेच देंगे, यही होता है सट्टेबाजी में, मतलब मुनाफा कमाने के लिए। अब अगर यही चीज़ डॉलर में भी होगी तो भाई जुआरी तो बैठा होता है इस ताक में कि भाई कहाँ पर मैं सट्टा लगा सकता हूँ। तो जब डॉलर भी अगर ऊपर नीचे होता रहेगा तो वो भी उसमें भी सट्टेबाजी करेगा, सस्ते में खरीदेगा, महंगे में बेचेगा। तो गवर्नमेंट जब रेट फिक्स करती थी तो ये सट्टेबाजी नहीं होती थी, यानी कि स्पेकुलेशन नहीं होता था। ये इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का फ़ायदा होता था। लेकिन एक नुकसान इसका इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से मतलब कोई भी दुनिया में इसको फॉलो नहीं करता। तो ये सिस्टम प्रैक्टिकली इररेलेवेंट है, कोई भी दुनिया इसको फॉलो नहीं करती। वो रीज़न था कि रेट को मेंटेन करने के लिए आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया में जो भी डिमांड है या सप्लाई है उसको कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि किसी भी चीज़ के दाम डिमांड सप्लाई से चलते हैं, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल
सरकार कह दे कि भाई हम फिक्स कर रहे हैं आईफोन 1000 रुपये का, लेट से, है ना। तो ऐसा सुनते ही लोग भागना पागल शुरू हो जाएंगे, हम भी खरीदते हैं, डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन जो ग्राहक के बाद प्रोड्यूसर है वो तो 1000 रुपये में बेचेगा नहीं, वो तो मना कर देगा, मैं नहीं बेचूंगा। तो अगर सरकार को आईफोन का प्राइस 1000 रुपये फिक्स करना है, तो ऐसा करने के लिए सरकार के पास सोचो कितनी क्षमता होनी चाहिए, उसके पास इतने सारे फ़ोन बनाने की क्षमता होनी चाहिए, बनाने के बाद 1000 रुपये में बेचने की क्षमता होनी चाहिए। तो जब भी गवर्नमेंट इस तरह से रेट फिक्स करती थी तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को ये आती थी कि गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ ह्यूज रिजर्व, ह्यूज रिजर्व, मतलब जितने भी ह्यूज लगाऊं उससे पहले वो कम होंगे, ह्यूज की पावर 1000 रिजर्व चाहिए थे। अब आपने तो पढ़ ही रखा है इंडियन इकोनॉमी में, क्या हमारे पास थे सब रिजर्व, मतलब बहुत कम थे, और बीच में तो हालत ख़राब हो गई थी 90s में पहुंच के, है ना। तो अब हम मजबूरन रिजर्व रख नहीं सकते थे, या ना ही थे, ना कोई भी देश रख सकता, तो ये सिस्टम वैसे प्रैक्टिकली इररेलेवेंट हो गया। तो इसीलिए सरकार मतलब रेट फिक्स ही नहीं करती, सरकार कहती भाई हमारे ना, हम तो ना करने, ना हमसे ये होगा। तो ये सिस्टम पूरी दुनिया में इम्प्रैक्टिकल है, जो कोई भी दुनिया देश फॉलो नहीं करता। लेकिन आपको थ्योरी समझ आ गई, ये हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो बस आपके लिए इतना ही रेलिवेंट है। अच्छा, अब दुनिया क्या फॉलो करती है, या फिर जब सरकार फिक्स्ड नहीं करती तो रेट फिर कैसे डिटरमाइन होता है। अब सरकार ने खुला छोड़ दिया, कह रहा भैया रेट वेट तुम जानो, हमसे तो होगा नहीं। तो अब जब सरकार किसी भी चीज़ से रेट या प्राइस से विड्रॉ कर लेती, कहती हम नहीं निकालते अब, तो फिर रेट हमेशा मार्केट फोर्सेस से निकलता है। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि भैया बायर्स की डिमांड होगी, सेलर्स की अपनी एक सप्लाई होगी, जिस पॉइंट पर जाकर वो मीट हो गया वो प्राइस निकल जाएगा। मान लो 10 रुपये निकला है, 12 रुपये निकला, जो भी निकला, तो इसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड सप्लाई तो रोज चेंज हो सकती है और होती भी है प्रैक्टिकली। तो इस सिस्टम को बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसमें दोनों वो ड्रॉबैक्स हैं जो फिक्स्ड में फ़ायदे थे। अब क्योंकि रेट रोज चेंज होता है, हर मिनट चेंज होता है, इनफैक्ट अगर मैं आपको भी दिखाऊं मार्केट तो इस समय बंद होता है, तो डॉलर के रेट इस समय फ्लक्चुएट करते हैं। तो जब रेट फ्लक्चुएट करता है तो इसीलिए इसमें क्या देखने को मिलता है? स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी होती है, और स्टेबिलिटी इसमें नहीं होगी। लेकिन बस आप फ़ायदा कहने के लिए ये कह सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसी रिजर्व रखने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसमें नहीं पड़ती। गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है कि ठीक है जाओ, जो होगा देखा जाएगा रेट। तो ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन आपके लिए बुरी खबर ये कि प्रैक्टिकली ये भी फॉलो नहीं करती कोई भी दुनिया, देश मतलब, क्योंकि अगर पूरी तरह से ऐसे छोड़ दे सरकार, तो पता चला आप डॉलर खरीदने गए बाज़ार में, केजी डॉलर 5,000 रुपये का, तो वो भी खतरा है ना। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ सकती सरकार, थोड़ा सा सरकार भी चाहती कुछ तो हमारे नियंत्रण में रहे। तो बस वहीं से तीसरा टाइप बन जाता है जिसको कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि वैसे तो रेट कैसे डिटरमाइन होगा? डिमांड और सप्लाई से, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इसके अंदर, गवर्नमेंट का मतलब होता है वैसे सेंट्रल बैंक, वैसे आरबीआई करती है ये सब। तो आरबीआई जो है वो इस रेट को थोड़ा सा क्या करती है? कंट्रोल करने की कोशिश करती है, हल्का फुल्का इसमें इंटरवेंशन करती है। वो कैसे करेगी वो तो बाद में सीखेंगे। लेकिन जब आरबीआई इसमें इंटरवेंशन करती है तो इस सिस्टम को क्या बोल देते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग, जो आपने यहाँ लिख रखा है। तो जो 3 तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं ना, वो ये होते हैं। प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में यही वाला चल रहा है, मैनेज फ्लोटिंग वाला, हर कंट्री के अंदर। तो हर कंट्री का रेट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई से निकलता है, लेकिन जो वहाँ का सेंट्रल बैंक होता है उस कंट्री का, वो उसमें थोड़ी बहुत इंटरवेंशन करता है, उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कम या ज़्यादा, तो जिसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। तो क्लियर हो गई इतनी कहानी? तो ये मतलब एक टॉपिक था छोटा सा जो हमसे पूछ लेता है कभी कभी थ्योरी के अंदर। तो 3 तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग। चलो उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो आपको वैसे ही यहाँ पर दे रखे हैं, मार्क करवा देता हूँ। एक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट
डैश डाल के बस आप लिख लो टाइप्स। तो दो टाइप्स के होते हैं, बस आप हाईलाइट कर लेना। एक को बोलते हैं स्पॉट मार्केट और एक को बोलते हैं फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। अच्छा, पहले मार्केट वर्ड आपने सुना है? वैसे मार्केट किसे बोलते हैं? मार्केट, हाँ, जहाँ बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं, है ना, मार्केट होता है। तो एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो जहाँ पर भी बायर और सेलर की मुलाकात हो जाती है उस जगह को मार्केट बोल देते हैं। अब स्पॉट मार्केट किसे कहते हैं? तो बड़े ध्यान से सुनना। स्पॉट मार्केट का मतलब है, मान लो आज की डेट है, ऐसे लिख रहा हूँ कुछ भी, मान लेते हैं आज है डेट 1 जनवरी 2025। तो आज मैं 100 रुपये लेके गया, मैंने उसको 100 रुपये दिए और उससे कहा कि लाओ मुझे $1 दे दो, और मैं उससे $1 लेकर आ गया। तो जिस मार्केट में हम आज ही जाके डॉलर खरीद लेते हैं तो उस मार्केट को क्या बोलते हैं? स्पॉट मार्केट। कौन सा मार्केट बोलते हैं? स्पॉट मार्केट। तो ये तो होता है स्पॉट मार्केट। अब कहानी चेंज कर देता हूँ थोड़ी सी। मान लो मैं इस मार्केट में नहीं गया, स्पॉट मार्केट में नहीं गया, अब मैं किसी दूसरे मार्केट में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं बायर और एक सेलर है मान लेते हैं, और यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम लिख रहे हैं, मैं बायर हूँ और वो सेलर है, मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 महीने बाद तुमसे $1 लेने आऊँगा और तुम्हें 150 रुपये दूंगा। तो मैंने भी साइन कर दिए, उसने भी साइन कर दी, और हम घर चले गए। तो आज हमने क्या डॉलर लिया? नहीं लिया। आज हमने सिर्फ क्या करा? एक एग्रीमेंट कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसने भी दस्तखत कर लिए, मैंने भी दस्तखत कर लिए, और हमने किसी भविष्य की डेट का यहाँ पर मेंशन कर दिया 3 महीने बाद। तो जब हम किसी फ्यूचर डेट पर और किसी स्पेसिफाइड रेट पर, हमने पहले से तय कर लिया मैं कितने रुपए दूंगा उसको, 150। तो जब हम आज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी से किसी भविष्य की डेट को लेकर और इस रेट स्पेसिफाई कर लेते हैं पहले से, तो इस मार्केट को स्पॉट मार्केट नहीं कहते हैं। ये स्पॉट मार्केट नहीं है। स्पॉट मार्केट का तो मतलब होता है आप आज ही गए, आज ही खरीद के आ गए। तो इस मार्केट को इसीलिए क्या नाम दिया गया है? फ्यूचर्स मार्केट। क्या नाम दिया गया है? फ्यूचर्स मार्केट। इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें आप सिर्फ भविष्य का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर्स मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट। तो ये 1 नंबर में आपको यहाँ पर दे रखा है लिखित, देख लो एक बार। तो स्पॉट मार्केट का मतलब तो है, देखो, मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मेड इमीडिएटली, है ना। तो आप ब्लॉक बना सकते हो चाहे इमीडिएटली, क्योंकि आज ही आपने खरीदा या बेचा, वो हो गया स्पॉट मार्केट। अच्छा, फ्यूचर मार्केट में देखो क्या दे रखा है? मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मेड एट सम फ्यूचर डेट एट द रेट एग्रीड अपॉन टुडे। तो इसमें हम कब खरीदने बेचने की बात करते हैं? भविष्य में, फ्यूचर में। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। तो समझ आ गया? तो सिंपल, छोटा सा। इसी तरह एक और छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, वो भी हमें गिवन है, इसका नाम है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसको आप मार्क कर लेना, ये 3 नंबर का आता है एग्जाम में, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर आता है तो इसमें आप यही 3 फंक्शंस लिखना अगर पूछेगा तो बस इसके नाम हाईलाइट कर लो। एक को बोलते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन, एक को बोलते हैं क्रेडिट फंक्शन, और एक को बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये तीनों समझा देता हूँ आपको। तो देखो जी, ट्रांसफ़र फंक्शन का क्या मतलब है? ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब तो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब है कि अब आपको कभी कभी यूएस के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। आपका कज़न रहता है यूएस में, कहता है भाई मुझे गिफ्ट भेज दो, तो आप कहते हो ठीक है अभी भेजता हूँ तुम्हें। तो जब आपको मनी ट्रांसफ़र करना है यूएस में बैठे अपने किसी कज़न को, तो उस समय जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो उस फंक्शन का नाम पड़ गया क्या?
ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब तो वेरी सिंपल है कि एक जगह से दूसरी जगह जब आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो वो ट्रांसफ़र फंक्शन हो। तो ये आप जब फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र करते हो तो दैट फंक्शन इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन। अच्छा, दूसरा, अब दूसरा वाला देखना। अब इस बार मान लो आपने यूएस से एक टी शर्ट खरीदी, मान लेते हैं रुपये की टर्म्स में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ, 500 रुपये की है, तो आपने एक टी शर्ट खरीद ली। अब यूएस वाला आदमी कह रहा है लाओ पैसे दो, मतलब डॉलर दो। तो अब आप कह रहे हो कि भाई साहब मैं काम करूँ, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको ना पैसे 3 महीने के बाद दे दूँगा, 3 मंथ के बाद दे दूँगा। तो आप उससे उधार ले रहे हो अभी, या आप उससे उधार पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्रेडिट पर। तो वो कह रहा है चलो ठीक है, तुम मुझे 3 महीने बाद पैसे दे देना। तो उसने आपको एक बिल ड्रॉ करके दे दिया, कह रहा है ठीक है इस पर साइन कर दो, आपने साइन कर दिए, ये लो। तो आपने कह दिया कि ठीक है मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, ये लो, और आपने इस बिल पर साइन करके दे दिया उसको। तो ये जो आपने उधार लिया एक तरह से, ये क्रेडिट ही तो है ना, कि पैसे आप आज नहीं दे रहे, पैसे कब दोगे, 3 महीने बाद, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया एक तरह से आपके लिए, बिल्स पेबल हो गया आपके लिए, लाइबिलिटी हो गई आपके लिए। तो इस फंक्शन का क्या नाम पड़ गया, क्रेडिट फंक्शन। इस फंक्शन का क्या नाम पड़ गया, क्रेडिट फंक्शन। कि भाई आप अगर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हो, चाहे लोन ले रहे हो या इस प्रकार से उधार पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ये क्या है, क्रेडिट फंक्शन। तो इसको नाम दे दिया क्रेडिट फंक्शन। तो समझ आ गया क्रेडिट फंक्शन। और तीसरा वो आपको रटना है, क्योंकि वो समझने के लिए आप अभी बहुत छोटे हो, आपकी बुद्धि का विकास अभी उतना हुआ नहीं कि आपको ये तीसरा फंक्शन समझाया जाए। लेकिन तीसरे फंक्शन का नाम ज़रूर याद रखना है, इसको बोलते हैं हेजिंग। तो एक बार अपने मुंह से बोल दो, क्या बोलते हैं, हेजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बाकी मैं ब्रीफ बता देता हूँ, बस जितना सिखाऊंगा आपको उतना ही सीखना है। उससे ज़्यादा बुद्धि लगाई तो घुटने में दर्द होगा। तो हेजिंग क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक टी शर्ट खरीदी, ठीक है, टी शर्ट थी लेट से $2 की, $2 की। $2 का मतलब ऐसे ही लिख रहा हूँ, मान लो हो गया 200 रुपये, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं 4 महीने बाद पैसे दूंगा, लेट से। मैंने क्या बोला कि मैं पैसे कब दूंगा, 4 महीने बाद। अब बड़े ध्यान से सुनना, मान लो 4 महीने बाद $2 हो गए 500 रुपये के, ऐसे लिख रहा हूँ, लेट से एज्यूम कर रहा हूँ। $2 कितने रुपए के हो गए, 500 रुपये के। तो अब तो आपकी नींद उड़ गई। क्यों उड़ गई नींद, क्योंकि जब आपने टी शर्ट खरीदी थी तब $2 का मतलब कितना था, 200 रुपये। अब आपने तो बोल दिया मैं पैसे 4 महीने बाद दूंगा, तो अब 4 महीने बाद पता चला जी $2 तो 500 रुपये के, तो आपको तो बैठे बैठाए लॉस हो गया 300 रुपये का टेक्निकली। भाई बात समझ आ रही है। तो आम तौर पर इम्पोर्टर्स जो होते हैं ना हमारे देश के, जो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से सामान, उनको ये बहुत रिस्क लगता है, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर ऐसा हो गया तो। बात आपको रिस्क समझ आ रहा है, पहले रिस्क समझ आ रहा है कि क्या है, कि अगर मान लो 4 महीने बाद $2 500 रुपये के हो गए, तो वो तो उसको तो ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। तो इस रिस्क को कम किया जा सकता है, इस रिस्क को हम मतलब इस लॉस ऑफ रिस्क जो है इसको हम बचा सकते हैं, और उस बचाने की प्रक्रिया को हेजिंग कहते हैं। अब ऑब्वियसली आपका दिमाग चल सकता है कि सर कैसे बचाएंगे, तो उसके लिए भी आप छोटे हैं, है ना। तो हेजिंग सिखाने के लिए तो मतलब आपको पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी का CA फाइनल का कोर्स सिखाना पड़ेगा, तो वो तो अभी हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, इस रिस्क को कम किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है वो छोड़ो, लेकिन किया जा सकता है। तो समझ आ गया रिस्क क्या है। तो इस रिस्क को कम करने को कहते हैं हेजिंग फंक्शन। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो देखो तीनों पॉइंट पढ़ के सुना देता हूँ। कीवर्ड्स ब्लॉक बनाने ला आप। ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब हो गया जी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री फंड्स को ट्रांसफ़र करना। क्रेडिट फंक्शन का मतलब हो गया जब आप कुछ भी क्रेडिट पर मतलब ट्रेड करते हैं, उधार पर ट्रेड करते हैं। और हेजिंग फंक्शन का मतलब हो गया, ये रट लेना,
एक ऐसी एक्टिविटी विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इज जनरली अडॉप्टेड बाय इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो ये एक ऐसी गतिविधि है जिससे आप अपने फॉरेन एक्सचेंज के लॉस को थोड़ा कम कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो वो आपके दायरे की बाहर की बात है, लेकिन इसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। तो क्लियर हुई, यानी समझ आया पहले इतना खेल। चलो तो अब जो है आपका पेज नंबर जो 1 है, मतलब 1 मतलब जहाँ पर ये बातें लिखी थी उसके लेफ्ट वाले पेज पर आना, वहाँ पे हमें कुछ लिखना है, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहला पेज है ना, जहाँ से आपने शुरू करा था फॉरेन एक्सचेंज, उसके लेफ्ट वाले पेज पर आ जाना। वहाँ पर हम कुछ छोटी सी हमें कुछ स्टोरियाँ लिखनी है, तो आ जाओ आप। तो उस लेफ्ट वाले पेज को आप हाफ कर लेना। तो पेज नंबर जो 69 है नोट्स के अंदर, उसके लेफ्ट पेज पे आप ऐसे पेज को थोड़ा सा हाफ कर लो, ठीक है। तो उसमें लिखो मेरे साथ, सबसे पहले जो हम लेफ्ट वाले पोर्शन में लिखेंगे तो उसमें लिखना अर्लियर $1 इज इक्वल टू ₹75। अर्लियर $1 इज इक्वल टू ₹75। तो मान लेते हैं कि पहले $1 का था। अर्लियर का मतलब है कभी भी मान लो, 5 साल पहले मान लो, चाहे 5 दिन पहले मान लो। नाउ उसके नीचे लिखना है नाउ $1 इज इक्वल टू ₹100। आज $1 ₹100 का हो गया, ठीक है, लेट से। तो इस बात को क्या कहते हैं, तो आप कर्ली ब्रैकेट बनाकर लिखना, दिस इज an increase in foreign exchange rate. This is an increase in foreign exchange rate known as के बाद लिखना है हमें सुनहरे अक्षरों में, हाँ बिल्कुल सही, बड़ा बड़ा, करेंसी डेप्रीसिएशन। तो इसको हम कहते हैं करेंसी डेप्रीसिएशन, है ना। बाकी इसका मीनिंग भी लिख लो आगे, दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू of domestic currency in terms of foreign currency. Decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency। तो ये इसकी 1 नंबर की डेफिनेशन भी है। बाय चांस पूछ ले करेंसी डेप्रीसिएशन क्या है, लेकिन आमतौर पे वो एनालिटिकल वे में ही पूछता है। तो इसको हम करेंसी डेप्रीसिएशन कहते हैं, मतलब कि हमारे देश की जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई, हमारे देश की करेंसी कमज़ोर हो गई। इसको बोलते हैं हम, हमारी करेंसी कमज़ोर हो गई है, ये मतलब है ना। अब वो कैसे है मैं थोड़ा और प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, पहले आप लिख लो, दैट इज़ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना। अब कैसे हो गई वो भी समझा देता हूँ। देखो ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि भाई आपको एक टी शर्ट पसंद आ रही है यूएस की, ठीक है, और उसमें बिल्ला लगा हुआ है $1, ठीक है। तो ये मान लेते हैं जॉन सीना की टी शर्ट है, तो वो है $1 की, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छी लग रही है टी शर्ट। अब अगर आप पहले ये टी शर्ट खरीदते तो आपको कितने रुपए देने पड़ते, 75, है ना। सेम टी शर्ट आपको पहले खरीद लेते, कल खरीद लेते तो कितने रुपए देने पड़ते, 75। लेकिन आज अगर ये टी शर्ट खरीदोगे आप तो अब कितने देने पड़ेंगे आपको, 100। तो यूएस वाले लोग खुश हो रहे हैं। खुश होने का मतलब है उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई, अब उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे रुपये वाले। और हम दुखी हैं, या हमारे लिए देखा जाए, हम अपनी करेंसी के एंगल से सोचें तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो एक तरह से कमज़ोर पड़ गई।
क्योंकि नाउ वी हैव टू पे मोर, उसी सेम टी शर्ट के लिए अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी करेंसी वीक हो गई है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी बनाई गई है ये हमेशा अपनी करेंसी के एंगल से बनाई गई है। तो हम इंडिया में क्योंकि पढ़ रहे हैं, हम यूएस में तो रह नहीं रहे, है ना, तो हम इस चीज़ को क्या बोल देंगे, करेंसी डेप्रिसिएशन। लेकिन यही सेम चीज़ यूएस में बैठे इकोनॉमिक्स टीचर जैकब क्लिफर्ड वो क्या बोलेंगे, यूएस के बच्चों को वो क्या सिखा रहे होंगे, इसी चीज़ को, करेंसी एप्रिसिएशन, है ना, क्योंकि वो अपने एंगल से सोचेंगे। लेकिन हम तो इंडिया में अपने एंगल से सोच रहे हैं, तो हम इस चीज़ को क्या बोल देंगे, करेंसी डेप्रिसिएशन। अच्छा, वापस आते हैं इसके नीचे। अब इसी के नीचे लिखना है आपको फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन में, इट हैज़ टू इफेक्ट्स, इसको अंडरलाइन कर लेना। इसके दो प्रभाव होते हैं। नंबर 1 पहले आप लिख लो, फिर बताता हूँ। पहला है एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, इसको हाईलाइट कर लेना डैश डाल के, बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स become cheaper, because domestic goods become cheaper। और सेकंड है import decreases, because domestic goods become costlier, because domestic goods become costlier। तो इसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो जाती है तो इसके दो प्रभाव पड़ते हैं, है ना। तो याद रखने के लिए तो रखना ही है, बाकी मैं समझा देता हूँ भी। तो एक इफ़ेक्ट तो पड़ता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं, निर्यात, वो बढ़ जाते हैं, और हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, आयात, वो कम हो जाते हैं, इंपोर्ट कम हो जाते हैं। अब वो क्या है, लॉजिक क्या है, वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फ़नी एग्जांपल से। कि भाई जैसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं कि भाई कैसे ये हो रहा है। तो मान लो जी ये है यूएस, ये है इंडिया, और ऐसे ही लिख रहा हूँ। मान लो पहले रेट था, सिंप्लिसिटी के लिए मैं कुछ भी ऊट पटांग लिख रहा हूँ, $1 पहले 50 रुपये का था, ठीक है। अब क्या होता था कि मान लो, पहले मैं आपको इंपोर्ट वाला एंगल समझा देता हूँ, इंपोर्ट कैसे कम हो जाते हैं। अब मान लो यूएस में एक टी शर्ट थी कोई, ठीक है, और वो थी लेट से $2 की, $2 सॉरी, कितने डॉलर की, $2 की। अब इंडिया में एक आदमी है, इसके पास मान लेते हैं 200 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 200 रुपये। तो अब इसको ये टी शर्ट पसंद आई, तो $2 का मतलब हो गया, अगर आप रुपये में कन्वर्ट करो, $1 50 रुपये का है, तो $2 का मतलब कितने रुपए हो गए, 100 रुपये। तो इसके पास 200 रुपये हैं, तो इसने 2 टी शर्ट्स का ऑर्डर कर दिया, तो बराबर हो गई मैथ्स। तो इसने कितनी टी शर्ट इंपोर्ट कर ली, 2। लेकिन अब मान लो आप कि नाउ करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, अब $1 ऐसे लिख रहा हूँ, 100 रुपये का हो गया लेट से। तो आज जब इसको ये टी शर्ट ऑर्डर करनी होगी, तो ये टी शर्ट $2 की है, तो $2 का मतलब कितने रुपए बन गए, 200 रुपये बन गए। और इसके पास तो 200 रुपये हैं, इस आदमी के पास तो अब ये कितनी टी शर्ट ऑर्डर कर पाएगा, 1, है ना। तो मतलब आपको प्रभाव समझ आ गया बेसिकली के। तो करेंसी के डेप्रीशिएट होने से इंपोर्ट्स की जो संख्या है वो कम हो रही है। इंपोर्ट्स पर प्रभाव ये पड़ता है कि इंपोर्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। रीज़न बीइंग कि अब जो फॉरेन गुड्स थे, जो पहले हमारे लिए सस्ते थे, वो हमारे लिए अब क्या बन जाते हैं, महंगे, कॉस्टलियर हो जाते हैं। तो जो टी शर्ट पहले $2 की हमें सस्ती लग रही थी, हम 2 खरीदने वाले थे, अब कितनी खरीद पाएंगे, सिर्फ 1।
तो हमारे लिए फॉरेन गुड्स महंगा हो जाता है। तो ये बात लिखी है हमने इसमें इंपोर्ट में कि भैया विदेशी गुड्स जो हैं वो हमारे लिए, हाँ यहाँ ओ मैंने डोमेस्टिक गुड लिख दिया, सॉरी ये वर्ड काट लेना, बिकॉज फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टलियर, सॉरी यहाँ पे ठीक कर लेना, क्योंकि हमारे लिए फॉरेन गुड्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे, महंगे बन जाएंगे। तो समझ गए इंपोर्ट वाला एंगल। तो अच्छा, अब एक्सपोर्ट वाला एंगल भी समझा देता हूँ। तो एक्सपोर्ट वाला एंगल के लिए उल्टी कहानी कर देता हूँ पूरी की पूरी, इस बार सब कुछ उल्टा कर देता हूँ। तो मान लेते हैं इस बार यूएस में कोई बच्चा बैठा है, ठीक है, बच्चा इस बार यूएस में है और यहाँ बाबा रामदेव ने अपनी टी शर्ट बना दी। अब इसमें मान लो लगा हुआ है बिल्ला 100 रुपये, और यूएस में जो बच्चा है उसके पास उसकी मम्मी ने उसको लेट से $1 की पॉकेट मनी दी है। तो पहले $1 का मतलब अगर 50 रुपये हैं, एक नहीं करता, चलो थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, तो उसकी मम्मी ने उसको $4 दिए हैं लेट से, ठीक है, कितने डॉलर दिए हैं, $4। तो $1 अगर 50 रुपये का है तो $4 का मतलब कितने रुपए हो गए, 200 रुपये हो गए। तो वो 2 टी शर्ट्स का ऑर्डर दे देगा, है ना, 200 रुपये बराबर हो गए, 2 टी शर्ट्स का ऑर्डर दे देगा। अब अगर मान लो लेट से करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, $1 हो गया 100 रुपये का लेट से, अब उसकी मम्मी ने तो अब $4 दिए उसको, तो इसका मतलब अब उसके पास एक तरह से कितने रुपए हैं, 400 रुपये हैं। तो अब वो कितनी टी शर्ट का ऑर्डर दे सकता है, 4 टी शर्ट्स। तो अब इसका मतलब वो 4 टी शर्ट खरीद लेगा। तो अगर आप इंडिया के एंगल से नज़रिए से देखें, इंडिया पहले कितनी टी शर्ट्स एक्सपोर्ट कर पा रहा था, 2, लेकिन अब कितनी टी शर्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा, 4। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस विदेशी फॉरेनर बच्चे के लिए जो हमारी टी शर्ट वाले गुड्स हैं वो क्या हो गए, सस्ता हो गया, उस बच्चे के लिए हमारा टी शर्ट सस्ता हो गया। तो बेसिकली आपको इफेक्ट याद रखने हैं, वो बाकी के पीछे की चेन इफेक्ट्स ना भी हो इतना मैटर नहीं करता। तो सिंपल ये है कि करेंसी डेप्रीशिएट होने से हमारे डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो जाते हैं, तो इसीलिए एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, और फॉरेन गुड्स हमारे लिए महंगे हो जाते हैं, तो इसीलिए इंपोर्ट कम हो जाता है। तो पहले इतना क्लियर हो गया। अब इसी के नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना है, मतलब इसी लेफ्ट वाले पोर्शन के नीचे लाइन लगा के, हाउ डज RBI brings down the foreign exchange rate? Question mark. How does RBI brings down the foreign exchange rate? ठीक है ना, इसका आंसर अभी नहीं लिखना, अभी तो खाली क्वेश्चन लिखकर छोड़ देना, है ना, लेकिन वो हम आगे के लिए छोड़ रहा हूँ ये आंसर। लेकिन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि RBI जो है फिर इस बढ़े हुए एक्सचेंज रेट को कम कर देती है। अब वो कैसे करती है वो हम बाद में सीखेंगे, अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमने उतना डीपली नहीं पढ़ रखा, तो इसलिए बस क्वेश्चन लिख के छोड़ देना ताकि याद रहे कि हाँ आंसर इसका बाद में भरेंगे। तो बट आप ये बताओ कि आपको करेंसी डेप्रिसिएशन समझ आ गई क्या है अच्छे से कहानी। चलो अब जो राइट पोर्शन है वो भर लेते हैं, वो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो राइट पोर्शन में अब हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे कि उल्टा अगर हो जाता है तो मान लो, यानी कि अर्लियर $1 इज इक्वल टू ₹75। मान लो पहले $1 ₹75 का था, नाउ $1 इज इक्वल टू ₹50। अब $1 50 रुपये का हो गया मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश, दिस इज अ डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट।
यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में गिरावट आ गई, डॉलर सस्ता हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में गिरावट आ गई, नोन एज, और इसको हम बोलेंगे क्या, नोन एज, बताओ, करेंसी एप्रिसिएशन। तो वो लिख लो बस आप बड़ा बड़ा, तो हम इसको बोलेंगे करेंसी एप्रिसिएशन। दैट इज डेफिनेशन ये हो गई, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of फॉरेन करेंसी। तो इस बार मतलब ये कि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई है, तो इस बात को हम ऐसे बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इस बार मतलब हमारी करेंसी की ताकत बढ़ गई, हमारा करेंसी मजबूत हो गया। तो ऑब्वियसली इसमें भी लिख लेते हैं इट हैज़ टू इफेक्ट्स, जो अब आप खुद भी बता सकते हो कि इस बार क्या होगा, दो इफेक्ट्स, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो वही लिख लेते हैं। नंबर 1, एक्सपोर्ट डिक्रीजेस, है ना, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और रीज़न भी है बिकॉज, क्योंकि अब हमारे गुड्स जो है, मतलब बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स बिकम कॉस्टलियर। तो अगर आप मतलब लॉजिकली घर जाके ऐसे सोचोगे भी ना, वही डायग्रामेटिकली, तो अपने आप निकलेगा। यूएस का बच्चा जो है अब हमारी टी शर्ट कम खरीदेगा, है ना, क्योंकि उसकी करेंसी वीक हो गई, हमारी स्ट्रांग हो गई, उसकी करेंसी वीक हो गई, तो वो हमारे गुड्स कम खरीद पाएगा, तो एक्सपोर्ट हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। और दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, इंपोर्ट इंक्रीजेस, हमारे इंपोर्ट बढ़ सकते हैं थोड़े से, क्यों बढ़ सकते हैं, बिकॉज फॉरेन गुड्स चीपर हो जाएंगे, बिकम चीपर, फॉरेन गुड्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे अब हमारे लिए, क्योंकि हमारी करेंसी मजबूत हो गई, तो हमारे बाहर के गुड्स हमारे लिए सस्ते हो जाएंगे, फिर हम बाहर से और गुड्स खरीदेंगे और गुड्स खरीदेंगे। बाकी क्वेश्चन एक लिखकर बस छोड़ देना, वो हम समझेंगे तो बाद में। उल्टा है क्वेश्चन भी कि हाउ डज आरबीआई brings up the foreign exchange rate, कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ाएगा कैसे, वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे बढ़ाएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। बट मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन का जस्ट ट्रू कॉपी उल्टा हो गया करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, तो समझ आया अच्छे से कहानी खेल। चलो ठीक है, तो बस आज यही करना था, तो आप रिवाइज करके रखना बस यहाँ तक मेनली। तो छोटे से टॉपिक्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स, मार्केट फंक्शंस, और थोड़ा सा ये करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन।